नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करके उसमें देखे थे क्या चीज़ें अपने को चेंज करनी रहती है। और भी पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारे डिटेल्स में टैली के बारे में जानकारी ली थी। अगर आज हम लोग यहाँ पे चले मास्टर्स के अंदर में ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं: अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, पेरोल मास्टर्स। तो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर्स जाके आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियोज हैं। और आज हम लोग देखेंगे पेरोल मास्टर्स। इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप एम्प्लॉय मास्टर्स कैसे क्रिएट करना है, उसके अटेंडेंस टाइप कौन से रहते हैं, पे हेड्स कौन से रहते हैं। तो पेरोल यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, ये बेसिकली होता है अपना सैलरी से रिलेटेड। तो कोई सी भी कंपनी हो दोस्तों, वहाँ पे सैलरी जरूर प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को। बिना सैलरी के कोई भी काम क्यों करेगा, तो उसी के लिए यहाँ पे सैलरी शीट बनाई जाती है कंपनीज के अंदर में। ज़्यादातर सब लोग सैलरी शीट एक्सेल में ही बनाते हैं और वहीं से पेमेंट करवा देते हैं चेक के थ्रू। लेकिन आप चाहें तो टैली में भी पेरोल का एंट्री, सैलरी की एंट्रीज वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि सैलरी से रिलेटेड मास्टर्स अपने को कैसे क्रिएट करने हैं टैली के अंदर में। और उसके पहले अगर मैं यहाँ पे चलूँ क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर में, तो यहाँ पे और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अकाउंटिंग मास्टर्स, पेमेंट रिक्वेस्ट, इन्वेंट्री, पेरोल, इसका स्टेचुरी मास्टर्स करके है, स्टेचुरी डिटेल्स करके है। तो पिछली वीडियो में हमने पेमेंट रिक्वेस्ट के बारे में देखा था कि अपना सेटिंग्स में भी दिखाई देता है, यहाँ भी दिखाई देता है। सेम वैसे ही यहाँ पे स्टेचुरी मास्टर्स और स्टेचुरी डिटेल्स जो है ये भी आपके सेटिंग्स में भी रहता है और यहाँ पे भी दिखाई देता है। तो अगर आपने सेटिंग F11 सेटिंग वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टेचुरी मास्टर्स और स्टेचुरी डिटेल्स, जैसे आपको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल अगर देखना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके जो भी पहले से जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल डले हुए हैं टैली में, उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम वैसे ही बाकी चीज़ें हैं। जीएसटी क्लासिफिकेशन हो गया, नेचर ऑफ पेमेंट टीसीएस टीडीएस का, और यहाँ पे कंपनी जीएसटी डिटेल्स, टीसीएस टीडीएस, पैन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें आपका टैक्स से रिलेटेड ही है। इसमें जो मास्टर्स में जो मेन चीज़ें अपने को सीखने की ज़रूरत है दोस्तों, तो वो था अपना अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, और आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पेरोल मास्टर्स। तो अब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन में से क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में से अगर आपको मास्टर्स क्रिएट करने हैं तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट में चले जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पे पेरोल मास्टर्स के अंदर में सबसे पहले आ जाता है एम्प्लॉय ग्रुप करके। तो एम्प्लॉय ग्रुप में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको ग्रुप का नाम क्रिएट करने के लिए दिख जाता है। तो ये आपका जैसे कॉस्ट सेंटर डिटेल्स हम लोग डालते हैं टैली के अंदर में, सेम वैसे इसका भी डिटेल्स डलता है। तो हो सकता है आप कॉस्ट सेंटर के बारे में भी अच्छे से ना जानते हो, उसकी भी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। तो सेम वैसे ही रहता है जैसे आपका ये एम्प्लॉय का पेरोल से रिलेटेड हो गया, कॉस्ट सेंटर वाला कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड हो जाता है। रहता सारी चीज़ें, सब कुछ, सारा मॉड्यूल यहाँ पे जो भी फॉर्म वगैरह आपको दिख रहा है रहता सेम ही है, बस यहाँ पे नाम बस चेंज हो जाता है, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन करके जैसे आ रहा है। तो अब अगर मैं इस सीट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर डिपार्टमेंट डला हुआ है, इधर डिजिग्नेशन डला हुआ है। तो डिपार्टमेंट को आप ग्रुप में डाल सकते हैं, डिजिग्नेशन को आप कैटेगरी वगैरह में डाल सकते हैं। बाकी वहाँ पे जब आप एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी डिपार्टमेंट वगैरह डालने का ऑप्शन रहते हैं। जैसे ये कोई एक बंदा है, इसका डिपार्टमेंट है दोस्तों अकाउंट्स, इसका डिजिग्नेशन है अकाउंटेंट है, वैसे ही ये सारे डिटेल्स यहाँ पे अलग अलग डले हुए हैं। ड्राइवर है, ऑफिस से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें, सेल्स का बंदा है सेल्स से रिलेटेड रहेगा, प्यून रहेगा। तो इस तरीके से सैलरी बनती है। इसमें कितने दिन कोई भी आदमी प्रेजेंट है, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, टीएडीए क्या है, किसके हिसाब से क्या उसको टोटल अमाउंट मिलने वाला है, पीएफ, ईएसआईसी, टीसीएस, टीडीएस, एडवांस कुछ लिया है वो कटेगा, टोटल डिडक्शन करने के बाद में नेट पेमेंट उसको कितना मिलना है। तो इस तरीके से एक सैलरी शीट बनती है। तो अब यहाँ पे एक ग्रुप हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले अकाउंट का, अकाउंट्स ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट्स बना लिया। आपको ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात कर ही रहे हैं सभी चीज़ों की तो बना ही लेते हैं। तो अब जो अकाउंट्स ग्रुप है दोस्तों, उसको रखेंगे प्राइमरी के अंदर में, क्योंकि ये अकाउंट्स अपना मेन ग्रुप है। ऐसे ही अपना सेल्स ग्रुप बन जाएगा, ऐसे ही अपना ऑफिस ग्रुप बन जाएगा, जो भी ऑफिस पर्सन है, सेल्स पर्सन है। तो अब यहाँ पे जैसे प्राइमरी करके आ गया, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स करके है, अगर अकाउंट्स में सभी बंदे की सेम सैलरी है, सबको एक ही सैलरी जाती है, तब तो आप यहाँ पे यस करके उसकी सैलरी यहीं से डिफाइन कर सकते हैं कि उसका कितना बेसिक पे है, कितना एचआरए मिलता है, क्या कटता है, तो सारा कुछ यहीं से डिसाइड कर सकते हैं।
तो वो आपका क्या होगा, जैसे ही आप ये ग्रुप सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय मास्टर में, तो आपका सारा डिटेल यहाँ से फिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपके सभी अकाउंट्स वाले की सैलरी एक ही हो। तो यहाँ पे हम लोग ये डिटेल को अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि सैलरी अलग अलग ही रहती है सभी की। तो ये डिटेल को हम लोग एम्प्लॉय मास्टर में जब जाएंगे क्रिएट करने, वहाँ पे डालेंगे। तो अभी यहाँ सिर्फ मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, नॉर्मल सा एक अकाउंट्स करके ग्रुप बनाया। इसको मैंने प्राइमरी में रखा, इंटर किया, एक्सेप्ट हो गया, सेव हो गया। वैसे ही आपका सेल्स ग्रुप बना सकते हैं, तो यहाँ पे सेल्स करके बना लेंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी अपना ग्रुप बन गया, हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया। अगर आपको देखना है तो ग्रुप कहाँ दिखेगा, आपका अल्टर में दिख जाएगा और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिख जाएगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर आप यहाँ पे जाएँ एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर में, तो अभी अपने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर में अकाउंट्स और सेल्स दो करके दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि कॉस्ट सेंटर जैसा ही सारा कुछ इसका पेरोल का भी तामझाम रहता है। तो वो इसीलिए आपको यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी करके दिख रहा है। उसके अंदर में अपने दो ग्रुप बन गए, अकाउंट्स का ग्रुप बन गया, सेल्स का बन गया। आप यहीं से ओपन कर सकते हैं, चेंजेस करना है चेंज कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एक बार एंट्री डालने के बाद में इन ग्रुप्स को डिलीट नहीं किया जा सकता है। या कोई से भी अपने मास्टर हैं, जितने भी आपको मास्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी लिस्ट दिख रही है, अगर आप एक बार उसके अंदर वाउचर एंट्री कर देंगे तो फिर उसको डिलीट नहीं कर सकते। या तो फिर आप वाउचर एंट्री को डिलीट करेंगे, फिर उसका जब उसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तभी आप मास्टर्स को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेम ऐसे ही आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद अल्टर से भी आप जाके यहाँ पे भी देख सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप को, और यहाँ से भी जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। क्रिएट करना है तो यहीं से क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट का ऑप्शन भी ऊपर में आते रहता है। अब वापस से चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट में और यहाँ पेरोल मास्टर्स में एम्प्लॉय ग्रुप के बाद में है। तो अब इसमें कैटेगरी करके यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग शो मोर कर देंगे। शो मोर करने के बाद में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी भी शो करने लगेगी। अगर कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर में एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएशन करके आ रहा है। अकाउंटेंट करके जैसे मैंने एक कैटेगरी बना दिया। यहाँ पे आपको कैटेगरी वगैरह बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी आप चाहें तो बना सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स। तो ये दोनों को आप नो यस नो करके रखेंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इतना। इसको सेव कर सकते हैं। आपका रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट वाला रहेगा, नॉन रेवेन्यू मतलब बिना प्रॉफिट वाला रहेगा। अब उसके बाद फिर दोस्तों है अपना थर्ड नंबर एम्प्लॉय करके। तो अब एम्प्लॉय में चलते हैं। एम्प्लॉय के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे अभी ये सारे डिटेल्स अपने को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार आपको F12 कर लेना है। तो यहाँ पे F12 करते हैं। इसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ें नो करी हुई हैं। अगर आपको ये चीज़ें ज़रूरत है तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एलियास करके यस हुआ ही है कि अपने को उपनाम डालना है, डाल सकें। लैंग्वेज करके है, अगर आप अलग अलग लैंग्वेज मेंटेन करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या और भी अरेबिक वगैरह, तो आप इसको यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद फिर डिस्प्ले नेम फॉर एम्प्लॉय करके है ऑप्शन। तो अगर आपका एम्प्लॉय का नाम कुछ और है, उसका आप डिस्प्ले कुछ और कराना चाहते हैं, तो डिस्प्ले नेम इनेबल करिए। ये डिस्प्ले नेम की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर आपको एम्प्लॉय के लिए कोई नोट्स वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं, तो इसको यस कर लीजिए। मान लीजिए कोई कैसा एम्प्लॉय है, उसका कुछ चीज़ें उसके बारे में नोट करके रखनी है, तो आप यस करके यहाँ पे नोट्स के लिए यस कर सकते हैं। प्रोवाइड स्टेचरी डिटेल्स, तो स्टेचरी डिटेल्स ये आपको प्रोवाइड करने ही है, PF ESIC का डिटेल, बाकी चीज़ें, तो इसको यस करके रखना ही है। उसके बाद फिर अगर उसका पासपोर्ट वगैरह का भी डिटेल आपको डालना है, तो पासपोर्ट डिटेल भी आप यहाँ से यस कर सकते हैं। उसके बाद फिर है यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल करके, अगर कोई ठेकेदारी वगैरह वाला काम है तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट डिटेल को भी यस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना यहाँ पे ओपन हो गया। तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे इधर कैटेगरी करके लिखा हुआ है। तो अब मैंने बैक किया, एक बार बैक स्पेस से बैक किया। इसमें डिफ़ॉल्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ही आते रहता है। अगर आप यहाँ पे स्पेस की दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही है। एक तो अपन ने जो अभी अकाउंटेंट करके कैटेगरी क्रिएट किया था वो दिख रहा है, और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दिख रहा है। तो आप अकाउंटेंट चूज कर लीजिए। अच्छा, मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया। जिसने भी F11 सेटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि पेरोल कैसे इनेबल करना है टैली के अंदर में, क्योंकि ये टैली में डिफ़ॉल्ट नहीं दिखते रहता, आपको इनेबल करना पड़ता है पेरोल सिस्टम को। तो अगर जिनको नहीं पता होगा तो यहाँ पे कंपनी में जाके, इधर F11 में जाके यहाँ से पेरोल इनेबल कर लेंगे। तो यहाँ सबसे नीचे में आपको ये ऑप्शन दिखता है पेरोल वाले के अंदर, मेंटेन पेरोल करके। तो इसको आप यस कर लेंगे तो आपका ये पेरोल वाला सारा सिस्टम यहाँ पे टैली में इनेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो अभी अपन ने जो कैटेगरी क्रिएट किया था अकाउंटेंट वाली, वो मैंने यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लिया। आप चाहें तो प्राइमरी के अंदर भी रख सकते हैं, अगर आपको कैटेगरी नहीं मेंटेन करना तो प्राइमरी टैली का डिफ़ॉल्ट ही रहता है। फिलहाल हमने यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट किया हुआ है तो इसको उसी में रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे नेम आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे अपना जैसे नेम है तो इसको अपने को उधर डाल देना है। एलियाज में इसका अगर उपनाम है कोई, मतलब इसको कोई वहाँ से प्यार से कोई और किसी नाम से बुलाता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अनिल निषाद करके इसको लोग अन्नू अन्नू भी बुलाते हैं, तो अन्नू करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो पता रहेगा कि ठीक है बेसिकली इसका नाम क्या है। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रुप में भी आप देखेंगे अंडर करके जो लिखा है, जहाँ भी टैली में अगर आपको अंडर करके दिख जाए मतलब वो ग्रुप ही होता है। अब यहाँ पे अंडर के सामने में प्राइमरी जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप रहता है टैली का वो लिखा हुआ है, अगर आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे। तो अगर आपका ग्रुप यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। आपको Alt C प्रेस करना है, आपका यहीं पे ग्रुप ओपन हो जाएगा। अब वहाँ पे अपन ने जो ग्रुप क्रिएट किया था वो क्यों नहीं आ रहा था उसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कैटेगरी की वजह से नहीं आ रहा था। अपन ने जो ग्रुप क्रिएट करे थे वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर क्रिएट किए थे। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट वाला अकाउंट्स और सेल्स वाला ग्रुप दिखेगा, ठीक है। लेकिन अपन क्या है, कैटेगरी यहाँ पे जो अकाउंटेंट वाली क्रिएट करके रखे हैं तो उस कैटेगरी में हमने कोई ग्रुप नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो यानी कि अगर आप कैटेगरी मेंटेन करना चाहते हैं तो पहले अपने को कैटेगरी क्रिएट करना है, उसके बाद उसके अंदर में फिर ग्रुप क्रिएट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंटेंट कैटेगरी में यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना चाहूँ, यहाँ Alt C करूँगा ग्रुप क्रिएट करने के लिए। इधर मैं कैटेगरी के ऊपर में जाके यहाँ पे पहले मैं अकाउंटेंट वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगा। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको जिस कैटेगरी में जो ग्रुप बनाना है उसी को आपको वहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। अब मैं यहाँ पे अकाउंट्स करके ग्रुप बनाता हूँ। अब इसमें पहले से ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट्स वाला ग्रुप, तो ये बोल रहा है कि आपका ऑलरेडी अकाउंट्स ग्रुप बना हुआ है। अब मुझे अगर उस ग्रुप को डिलीट करना है, गो टू में चले जाऊँगा, यहाँ पे अल्टर मास्टर में चले जाऊँगा और जो मैंने पहले से जो एम्प्लॉय ग्रुप बना के रखे हैं एम्प्लॉय ग्रुप में चले जाऊँगा और ये दोनों मेरे ग्रुप्स हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, Alt D प्रेस करूँगा, इधर डिलीट करके बटन भी दिखते रहती है। Alt D शॉर्टकट की है, Alt D करके मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में बना हुआ है। तो अगर सेल्स वाला अपना प्राइमरी के अंदर नहीं रखना है, आपको और किसी ग्रुप में रखना है तो आप यहीं से कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पर भी मेरा कर्सर है, मैं यहीं पे Alt C करूँगा, नेक्स्ट मेरी कैटेगरी ओपन हो जाएगी क्रिएशन के लिए। तो मैं यहाँ पे सेल्समैन वाली कैटेगरी बना लेता हूँ और इस सेल्समैन कैटेगरी में मैं अपने सेल्स ग्रुप को रखूँगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी कि जो कैटेगरी हो उसी के अंदर में उसकी चीज़ें भी रहे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप वाले में नाम दिख रहा है ग्रुप का, प्राइमरी और सेल्समैन दिख रहा है। तो सेल्समैन अपनी कैटेगरी हो गई, प्राइमरी इसका ग्रुप हो गया। अगर अपन ओपन करके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर करके जो है प्राइमरी ग्रुप हो गया, कैटेगरी सेल्समैन हो गई। तो वही चीज़ यहाँ भी दिखता है, आपको सेल्स दिख रहा है, प्राइमरी सेल्समैन। ठीक है दोस्तों, अभी अपन यहाँ पे अकाउंटेंट कैटेगरी सेलेक्ट करके रखे हैं। अब यहाँ ग्रुप में आते हैं, अभी अपना कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है अकाउंटेंट कैटेगरी के अंदर में। Alt C करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी अपन यहाँ बैक करके चेंज कर लेते हैं, अकाउंटेंट वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट्स करके अपना ग्रुप बन जाएगा। अब मैंने जैसे सेव किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना अकाउंटेंट कैटेगरी के अंदर अकाउंट्स ग्रुप आ रहा है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बंदे की ज्वाइनिंग डेट कब की है वो आपको डाल देना है। डिफाइन सैलरी डिटेल, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफाइन सैलरी डिटेल वाला पार्ट। तो इसको आपको यस करना है, इसके अंदर चले जाना है। अगर आप ये डिटेल नहीं डालते, डिफाइन सैलरी डिटेल अगर आप नहीं डालते तो आपका कभी भी पे स्लिप जनरेट नहीं होगा टैली के अंदर में। तो ये चीज़ें डालनी ज़रूरी हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पे हेड करके ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे पे हेड अपने को क्रिएट करने हैं, तो आप यहीं से Alt C करके क्रिएट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे भी आपको क्रिएट का ऑप्शन आता है, या तो अपन स्टार्टिंग में जहाँ से ग्रुप और कैटेगरी क्रिएट किए थे वहाँ से भी आप जाके पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एम्प्लॉय मास्टर में हैं, एम्प्लॉय मास्टर में रहते हुए भी पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेम आ रहा है अपने एम्प्लॉय का, उसके बाद फिर अंडर किस ग्रुप में है वो आ रहा है, उसका ग्रुप का नेम आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे इफेक्टिव डेट, कब से
उसकी सैलरी इफेक्टिव रहेगी। ये वाले जो पे हेड अपन यूज करने जा रहे हैं, यहाँ जो सैलरी डालेंगे वो कब से इफेक्टिव रहेगी, उसकी डेट आ रही है। ये डेट आप एक से ज़्यादा बार भी डाल सकते हैं। मान लीजिए उसकी सैलरी बाद में 1 अक्टूबर से बढ़ गई, तो 1 अक्टूबर की नई डेट भी आप यहाँ पे डाल के नई सैलरी उसकी डाल सकते हैं। तो अभी अपने पास में यहाँ पे हेड क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, या तो Alt C प्रेस करेंगे तो भी यहाँ से हम लोग पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ऊपर में आप देख सकते हैं पे हेड क्रिएशन करके आ रहा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों अपने को सैलरी अकाउंट या बेसिक सैलरी डालना है। तो जो भी हम लोग सैलरी पे करेंगे उसमें बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की कितनी है। तो अब ये क्या है दोस्तों, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है। पे हेड टाइप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बोनस है, डिडक्शन है, क्या चीज़ है। तो ये जो है बेसिक पे, ये एम्प्लॉय का अर्निंग है। तो यहाँ पे अर्निंग ऑफ फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। तो ये ग्रुप अपने को पे हेड का पे हेड टाइप सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ये सही वाला पे हेड टाइप ही सिलेक्ट करेंगे ताकि अपना कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सही ढंग से हो जाए। तो यहाँ पे हमने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करके सेलेक्ट कर लिया। इनकम टाइप वेरिएबल है, घटते बढ़ती रहती है कि फिक्स्ड है, तो यहाँ पे फिक्स्ड ही सेलेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि किसी एम्प्लॉय की सैलरी हम लोग एक बार डिसाइड कर देते हैं 8,000 10,000, तो फिक्स रहती है कि भैया 10,000 है, उसके बाद जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी। अब यहाँ पे अंडर किस ग्रुप में रखना है आपको, बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपका डायरेक्ट सेलिंग से या आपका डायरेक्ट स्टॉक आइटम या परचेज वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप उसको डायरेक्ट में रखेंगे, मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपका इंडिविजुअल ऑफिस वगैरह का है तो उसमें हम लोग इनडायरेक्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेलेक्ट करके रखेंगे। अब उसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी इफेक्ट करेगी, यस ही रखेंगे इसको, हाँ नेट सैलरी इफेक्ट करनी है। अब यहाँ पे डिस्प्ले नेम क्या रहेगा अपना पे स्लिप में, किस नाम से वो दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे वही नाम रख सकते हैं। अगर आपको अलग कुछ नाम दिखना चाहिए पे स्लिप जब भी आप निकाल के दें एम्प्लॉय को, तो उसमें अगर अलग नाम दिखना चाहिए तो ये नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर ग्रेजुइटी, अगर आपके कंपनी में ग्रेजुइटी वगैरह भी मिलती है, यानी कोई भी एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो उसको ग्रेजुइटी मिलती है, तो उस कंडीशन में आप इसको यस करके रखेंगे। फिर इसमें आपको डिटेल्स डालने रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल इनको ग्रेजुइटी मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो ही रखूँगा। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, तो यहाँ पे अगर आपका TDS वगैरह इनका काटना रहता है तो यहाँ पे आप यस करिए। अब यहाँ से आप TDS वगैरह का डिडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिटेल में अदर अर्निंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल करके आ रहा है, मतलब पूरे पे टैक्स लगेगा, कितने पे टैक्स लगेगा, अनप्रोटेक्टेड वैल्यू, TDS से क्रॉस पीरियड कितना है। तो अगर आप TDS काट रहे हैं इस बंदे का, मतलब आपको एक उसमें लिमिट रहता है ना कि अगर किसी बंदे की सैलरी भी 5 लाख या उसके ऊपर है, तो अभी जो भी गवर्नमेंट का चल रहा है नियम, तो वो आप एक बार सर्च कर लीजिए। अगर उसका TDS एप्लीकेबल है उस पर काटना, तभी आप ये ऑप्शन इनेबल करिए, अदरवाइज इसको नो ही रखिए। ठीक है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन टाइप आ रहा है दोस्तों, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू सेलेक्ट करके रखेंगे ताकि अपन जब भी वाउचर एंट्री करें उसी समय कैलकुलेशन करके सारा कुछ डिटेल डाल देंगे। तो ये अपना सैलरी का एक पे हेड क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी ऑटोमेटिक आ चुका है, और जो भी आपने डिटेल डाला था अर्निंग फॉर एम्प्लॉय एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, वो सारा डिटेल भी यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे हेड क्रिएट करते हैं, Alt C करते हैं, मान लो उसको आप HRA देते हो। तो अपनी मैं ये सैलरी शीट ही ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से अपने को आइडिया मिलते जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक पे आ गया, अपनी बेसिक सैलरी वहाँ क्रिएट कर दी है। उसके बाद फिर DA है, DA में तो अभी 0 दिख रहा है। HRA है तो HRA अपन वहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने HRA का पे हेड एक बना लिया। इधर मैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही इसको सेलेक्ट करके रखूँगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए उसकी अर्निंग है, ये भी अपना फिक्स्ड ही रहेगा, उसके साथ में ही जुड़ के जाएगा। एक्सपेंस इसको रख लेते हैं, और जो नाम वहाँ पे दिखना चाहिए, जैसे अब यहाँ पे नाम आपको पे उसमें सैलरी स्लिप में कुछ और दिखाना है, तो यहाँ पे आप हाउस रेंट अलाउंस कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शन को अपन नो ही रखेंगे। एज पर यूजर डिफाइंड वैल्यू इसको कर लेंगे। अब उसके बाद अदर्स करके इसमें एक और ऑप्शन है, तो अदर्स वाला भी एक क्रिएट कर देते हैं, अदर अलाउंस। तो ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड है, इसको भी ये अपना कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो इसको भी एक्सपेंस में ही रखेंगे, और इसको भी सेव कर देते हैं।
तो अब ये तीनों हो गए अपने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय के। अब मान लो आपका डिडक्शन वगैरह भी होता है, पीएफ है, एसआईसी है, अदर कुछ अलाउंस वगैरह है। तो अब इसमें जैसे पीएफ है तो यहाँ पे पीएफ करके सिलेक्ट करेंगे, इधर भी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ईपीएफ। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक दिख रहा है स्टैच्यूटरी डिडक्शन करके, एक दिख रहा है कंट्रीब्यूशन करके। तो ये वाला अपना कंट्रीब्यूशन में आएगा, क्योंकि कुछ पैसा एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉय के अकाउंट से डिडक्ट होता है, और कुछ पैसा डिडक्ट होता है दोस्तों कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे अपन स्टैच्यूटरी कंट्रीब्यूशन ही रखेंगे। अगर पूरा पूरा यहीं से काटना है तो ये इसको डिडक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पे स्टैच्यूटरी कंट्रीब्यूशन इसमें रखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इसको कंट्रीब्यूशन में किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ईएसआईसी आ रहा है और लास्ट में एक पीएफ अकाउंट करके दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन पीएफ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा भी ईपीएस है, नेशनल पेंशन है, तो पेंशन वगैरह टाइप का भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे अपना पीएफ सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको भी अपन एक्सपेंस में रखते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अफेक्ट नेट सैलरी करके है तो इसको अपन नो ही रखेंगे। यहाँ पे आ गया दोस्तों कैलकुलेशन टाइप एज कंपाउंडेड वैल्यू, कैलकुलेशन पीरियड मंथली कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और सही भी आ रही हैं। अगर राउंडिंग मेथड अगर आपको राउंड ऑफ में रखना है तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिमिट पूछ रहा है, लिमिट में 1 डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंप्यूट करके आ रहा है दोस्तों ऑन करंट अर्निंग टोटल। तो जितनी भी करंट अर्निंग आ रही है उसके ऊपर ही अपने को कैलकुलेट करना है। डिडक्शन वगैरह पे पीएफ तो वैसे भी कैलकुलेट नहीं होता है। तो अपनी जो भी एम्प्लॉय की करंट अर्निंग है उसी के ऊपर में टोटल पे पीएफ कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे इफेक्टेड कब से रहेगा, आपका ये डेट डला हुआ है और कितने अमाउंट तक कैलकुलेट करना है तो एक अमाउंट आप डाल सकते हैं। और ये अमाउंट वगैरह कितने क्या कैलकुलेशन होता है पीएफ का, तो ये आपको पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से चीज़ें मिल जाती हैं। इवन आपका जो टोटल वैल्यू रहता है उसी पर कैलकुलेट होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना जैसे बेसिक सैलरी जो है बेसिक पे कैलकुलेट करेंगे चारे वगैरह छोड़ के, तो उसके हिसाब से भी वर्किंग रहता है इसका। तो आप पीएफ डिपार्टमेंट से जो भी आपको जानकारी चाहिए वहाँ से लेके उसके बाद ही ये सारा डिटेल यहाँ फिल करिए। अब इसमें दोस्तों स्लैब टाइप आ रहा है तो वैल्यू करके तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं और एक फिक्स परसेंटेज कटता है तो फिक्स परसेंटेज भी डाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 3.7% करके कट रहा है तो यहाँ 3.7 क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3.7% डाल देंगे। आपको एक बार पता कर लेना सही रहेगा कितने परसेंटेज कटने हैं अपने पीएफ। अब ये अपना लेजर दोस्तों क्रिएट हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, ईपीएफ का लेजर हो गया अपना। उसके बाद फिर ऐसे सेम ईएसआईसी का भी है तो यहाँ पे अल्ट सी किए ईएसआईसी डाल देंगे। अब ये भी अपना स्टैच्यूटरी कंट्रीब्यूशन में ही आ जाएगा। जैसे अपन स्टैच्यूटरी कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से आ जाता है। फर्स्ट वाला ही ईएसआईसी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो यही ईएसआई का फुल फॉर्म होता है। अब इसके बाद यहाँ पे भी अपने को ग्रुप सेलेक्ट करके रखना है कि अपना एक्सपेंस में जाएगा कौन से एक्सपेंस में है। नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं, 1 कर देते हैं। यहाँ पे करंट अर्निंग टोटल 1 अप्रैल इसमें 1.76 या जो भी आप एक बार पता कर लेना। ईएसआईसी का भी कितना कटता है, अगर आप कंपनी में काम करते रहोगे तो आपको ये चीज़ें पता ही चल जाएंगी। हो सकता है मैंने यहाँ पे 1.76 से गलत डाला हो तो आप एक बार गूगल भी कर सकते हो, सभी स्टेट का अलग अलग भी हो सकता है। अब इसको सेव करते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट कराते हैं। अब अपना ईपीएफ ईएसआईसी ये सारी चीज़ें अपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अपना डिटेल भी आ चुका है। अब बाकी ये चीज़ें जो है दोस्तों एडवांस हो गया, अदर हो गया, ये सब जब आप पेरोल के साथ में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पे भी आप डिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस आपको डिडक्ट करना ही, ये कोई फिक्स नहीं होता है भैया एडवांस इस महीने लिया अगले महीने नहीं लिया है, तो इसको अपने को नहीं करना है वहाँ पे ऐड। बाकी ये सारी चीज़ें अपने को ऐड करनी है। अब इसके अलावा भी और भी डिटेल्स दोस्तों ऐड हो सकते हैं अपने। अब जैसे आपका ये डिटेल हो गया, कंप्लीट हो गया, अब आप इंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं इफ़ेक्टिव फ्रॉम ये आ रहा है। ठीक है, तो और भी मान लीजिए और किसी समय से 1 अक्टूबर से अगर कोई चीज़ें और ऐड हुई हैं इसके साथ में, उसके पहले नहीं ऐड थी, तो 1 अक्टूबर की डेट आप यहाँ डाल के और भी बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है, कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, स्टार्ट ए फ्रेश। ठीक है, तो अगर आपको पुराने वैल्यूज़ कॉपी करना है तो इससे कॉपी कर लीजिए। अगर सभी के सभी नाम अलग हैं तो स्टार्ट ए फ्रेश करेंगे। अगर मैं कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू करूं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ ही जाती हैं। इसमें भी आप कुछ डिटेल्स अलग से भी अपना ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको फ्रेश करूँगा तो ये फ्रेश करने से फिर ये सारी चीज़ें आपकी नहीं रहेंगी, उस समय नहीं आएंगी।
अभी मैं इसको हटाता हूँ। अगर मैं यहाँ से डालूँ और यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से आप खुद का सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेश तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इफ़ेक्टिव फ्रॉम 2 बार 3 बार करके डाल सकते हैं जब जब उसकी सैलरी चेंज हुई है। अब ये जैसे अपना डिटेल दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब इसको आप एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे नोट्स करके आ गया, अपन नोट्स इनेबल करिए थे F12 करके। तो अब इसमें एम्प्लॉय के बारे में छोटे मोटे जो नोट्स हैं आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मान लीजिए स्किल्स लिख देते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय की क्या क्या स्किल्स हैं, या इस तरीके से और भी कोई चीज़ें जो भी आपको नोट्स लिखने हैं एम्प्लॉय के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप लिख के रख सकते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ दोस्तों एम्प्लॉय नंबर करके आ गया। अब अगर मैं अपनी सैलरी शीट में चलूँ तो यहाँ पे मेरे सैलरी शीट में एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है। तो आप अगर सैलरी शीट जनरेट करते हैं तो एम्प्लॉय कोड भी जनरेट करिए, क्योंकि अगर आप जब PF SIC वगैरह का फॉर्म जमा करने जाएंगे तो उसमें एम्प्लॉय कोड पूछता ही है कि एम्प्लॉय का कोड बता दो। और बाकी भी चीज़ों के लिए एम्प्लॉय कोड काफ़ी काम में आता है, तो एम्प्लॉय कोड आप ज़रूर जनरेट करिए, सभी के लिए यूनिक कोड। अब यहाँ पे डाल देते हैं एम्प्लॉय कोड। डिजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएगा अकाउंटेंट। अब यहाँ पे दोस्तों आ गया प्रोवाइड बैंक डिटेल्स करके। तो अगर आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल के रखेंगे तो आपको सैलरी पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल वाला ऑप्शन यस कर दीजिए। यहाँ पे बैंक डिटेल भी, अकाउंट नंबर वगैरह। अब आपको ट्रांजेक्शन किस तरीके से करना रहता है, ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र करते हैं, चेक के थ्रू करते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब कंपनी का कौन सा बैंक डिटेल है, आप कंपनी के किस अकाउंट से पे करेंगे, आपको यहाँ पे कंपनी का अकाउंट भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको एंड करेंगे। अब अपना बैंक डिटेल सेव हो चुका है। तो अगर इनकी सैलरी दोस्तों ज़्यादा है और इनका 7 लाख के ऊपर का कुछ है, इसमें अभी जो नया वाला जो टैक्स स्लैब वगैरह आया है, तो आप 115 BAC सिलेक्ट करके रखिए। अदरवाइज आप रेगुलर टैक्स रेजिम ही सिलेक्ट करके रखिए यहाँ पे। बाकी आप इसके टैक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आधार नंबर अगर डालना चाहें, उनका आधार नंबर है तो यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा। तो UAN नंबर वगैरह है दोस्तों तो यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे ही आपका PF अकाउंट नंबर, EPS अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ PF, तो PF अकाउंट कब से ओपन हुआ है उसका डेट, PR अकाउंट नंबर, PRN का, ESIC नंबर, ESIC में क्या नाम से दिख रहा है, ESIC डिस्प्ले नेम। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं ऑलरेडी। आपका पासपोर्ट, कंट्री आप इशू, पासपोर्ट का डिटेल, तो पासपोर्ट वाला डिटेल आपका F12 से इनेबल करने से ही आता है। और वैसे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में कोई ठेकेदारी वगैरह का काम है तो कब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, कब से एक्सपायर होगा, वर्क परमिट नंबर क्या है, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और यहाँ पे साइड में आप अगर टैक्स रेजिम हिस्ट्री वगैरह यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं कब से क्या अप्लीकेबल है, यहाँ पे डेट वगैरह आती रहेगी। उसके बाद फिर इसको अपन यहाँ पे एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा के सेव कर देंगे। अब मैं एक बार बैक करता हूँ यहाँ पे और चलता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में चले जाता हूँ। अकाउंटेंट हो गया, कैटेगरी अकाउंट्स करके ग्रुप हो गया, उसके अंदर अपना एम्प्लॉय का नेम आ रहा है। और जो अपन पे हेड बनाए थे दोस्तों, तो पे हेड भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी हमने वहाँ पे Alt C करके पे हेड बनाए थे। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और अल्टर में भी जाके वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन बच गया दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप करके। तो अगर अपन यहाँ पे क्रिएट में चलें और यहाँ पेरोल में चले जाएँ तो अब इसमें अपना कैटेगरी ग्रुप एम्प्लॉय करके क्रिएट हो चुका है। बच गया क्या, यूनिट बच गया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बच गया, पे हेड तो अपना बन ही चुका है, और पेरोल वाउचर टाइप। तो ये इतनी चीज़ें बच गई। अब यूनिट का देख लेते हैं, वर्क का। तो यूनिट दोस्तों जैसे हम लोग कोई स्टॉक आइटम वगैरह सेल करते हैं तो उसमें नंबर्स करके क्रिएट करते हैं, आपके पीसेस करके क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे डेज करके क्रिएट कर लेंगे, वो कितने दिन वर्किंग कर रहा है। और यहाँ पे अब डे करके तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप नंबर्स वगैरह इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो भी काउंट होगा वो नंबर्स में काउंट होगा। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस करके आ रहा है, तो डेसिमल प्लेसेस आप चाहें तो अगर कोई 2 दिन 2.5 दिन इस तरीके से भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे 2 तक रख सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये अपना वर्क यूनिट बन गया। अब यहाँ पे चलेंगे दोस्तों अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। तो अटेंडेंस में यहाँ पे प्रेजेंट करके बना लेते हैं आप, प्रेजेंट एब्सेंट इस टाइप से बना सकते हैं। कुछ लोग CL वगैरह करके भी बना लेते हैं। तो अपन यहाँ पे प्रेजेंट करके बना के चलेंगे और यहाँ पे अंडर प्राइमरी ही रखना है इसको। अटेंडेंस टाइप करके आ गया, तो अब यहाँ पे अटेंडेंस टाइप आ रहा है, इतने सारे आ रहे हैं। तो जो भी आपको जैसे प्रेजेंट वाला है अटेंडेंस लीव विथ पे, ठीक है, तो ये वाले में सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एब्सेंट करके लिखा होता तो यहाँ पे लीव विदाउट पे करके सेलेक्ट करते। वैसे आपका प्रोडक्शन करके है यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप,
तो यहाँ पे सबसे अच्छा है आपने प्रेजेंट किया, इधर अटेंडेंस लीव विथ पे करके सेलेक्ट करेंगे। अब आप जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में पीरियड टाइप ऑटोमेटिक इधर डैश करके आ गया, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो अटेंडेंस भी अपना दोस्तों बन ही गया है। यहाँ पे पे हेड वाला ऑप्शन अपन क्रिएट ही कर लिए थे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको अलग से कुछ पेरोल का वाउचर टाइप बनाना है तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये अंडर पेरोल ही आ जाएगा, तो इसको पेरोल के अंडर में ही रखेंगे। और यहाँ पे वाउचर नंबरिंग आप मैनुअल रख सकते हैं। तो अब जब भी आप वाउचर क्रिएट करने जाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे गया वाउचर क्रिएट करने और इधर मैं अदर वाउचर में चले जाता हूँ, यहाँ पे पेरोल सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी वाउचर इधर सेलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी रहेगा यहाँ कैटेगरी आ जाता है, जो भी एम्प्लॉय का नाम रहेगा एम्प्लॉय आ जाएगा। अब उसकी सैलरी कितनी क्या है आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो अपन जब सैलरी क्रिएट करेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे पे स्लिप वगैरह कैसे क्या जनरेट करना है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरीके से एक वाउचर एंट्री करिए और वहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके उसके डिटेल वगैरह भी एक बार चेक कर लीजिए। आपको कोई चीज़ें अल्टर करनी है, डिलीट करनी है, अल्टर डिलीट कर सकते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में चले जाते हैं, तो अब इधर आपको मल्टी मास्टर्स का भी ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता है। तो मल्टी मास्टर्स में जाने से आप मल्टीपल मास्टर्स एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट में चले गए। अब यहाँ पे जो मेन ग्रुप है आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, किस ग्रुप के अंदर आपको कौन से एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं। या तो आप यहाँ पे आइटम्स रखेंगे तो आपको यहाँ पे अंडर करके अलग अलग सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको कौन सी कैटेगरी में क्रिएट करना है, कैटेगरी का ऑप्शन आ गया। तो स्पेस आप तो आप स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो जैसे मैं इस कैटेगरी में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम जो भी है उसको अपने को डाल देना है। ये अंडर किस ग्रुप में आएगा, अकाउंट्स में आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे रेगुलर टैक्स टाइप क्या है, इसका पैन नंबर वगैरह, इसका पैन नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है वो डाल देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप F12 करेंगे तो F12 करने से इधर कुछ ऑप्शंस अपने को यस नो करने के लिए मिल जाते हैं। अगर कोई डिटेल आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, कोई डिटेल चाहिए तो यस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेव करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ये सेव हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं अपना यहाँ भी एक क्रिएट होके आ चुका मल्टी मास्टर के थ्रू। लेकिन दोस्तों मल्टी मास्टर वाले में बाकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं आता है, वहाँ पे बहुत कम डिटेल डालने के लिए मिलते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहीं पे डालना पड़ता है। और सैलरी वगैरह की डिटेल भी आपको डिफाइन करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिटेल नहीं डालेंगे तो आपका पे स्लिप वगैरह जनरेट नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो था अपना पेरोल मास्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो अपना मास्टर वाला ट्यूटोरियल दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने इन्वेंट्री, अकाउंटिंग मास्टर्स और पेरोल मास्टर्स कवर कर लिया। अगली वीडियो में देखेंगे वाउचर्स के बारे में, वाउचर्स कौन कौन से कैसे क्रिएट करने हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स कौन से होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स कौन से होते हैं, पेरोल वाउचर्स कौन से होते हैं, सारे डिटेल में देखेंगे एक एक करके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।